Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of January 2026. 7 जनवरी 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आज 120 लाइक्स का टारगेट है, बहुत ज़्यादा बड़े सपने मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग पूरे नहीं करते हैं, बट प्लीज़ 120 लाइक्स आप जरूर करवाइएगा। आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट, जो लोग देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, जैसा कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। दो सवाल आपके लिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कह रहा है इट रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। एंड एक और स्टेटमेंट तीसरा भी है, इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसी को दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शंस आपके सामने है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। बहुत ही आसान सवाल है। दूसरे सवाल पर आते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है? ऑप्शंस आर हाई इन्फ्लेशन, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ; लो इन्फ्लेशन, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट; हाई इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ; डिफ्लेशन विद राइजिंग आउटपुट। आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शंस देख करके ही कौन सा आंसर सही है। कमेंट सेक्शन में दोनों के जवाब जरूर दीजिएगा। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज जो 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने स्टार्ट कर दी है। ये कल का वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो आप देख सकते हैं जो जो टॉपिक्स मैंने कल डिस्कस किए थे, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, महाबोधि टेम्पल और बुद्धिज्म की जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके बारे में, हर्ड आइलैंड, लापू लापू डे, ब्रेक थ्रू प्राइज, पासेस, ककटिया डायनेस्टी। तो कुछ प्रीलिम्स स्टैटिक टॉपिक्स भी कवर होते हैं और जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं temsies.com पे जाकर के। वेबसाइट पे आपको वहाँ मिल जाएगी लिंक, एंड मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को टैग करता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस को। आज हम फ्रंट से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो न्यूज फ्रंट की हैं वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत रेलेवेंट नहीं लगती हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल मेरे साथ पीछे आइए। और यहाँ पर अब पहली न्यूज जो है वो है, चाइना बैन्स डुअल यूज गुड्स एक्सपोर्ट फॉर जापानीज मिलिट्री। तो चाइना ने बैन किया है डुअल यूज गुड्स एक्सपोर्ट फॉर द जापानीज मिलिट्री। अब ये डुअल यूज आइटम्स, देखो इस न्यूज में हम क्या सीखेंगे डुअल यूज आइटम्स के बारे में। डुअल यूज आइटम्स एक कहना चाहिए डिप्लोमेसी या ट्रेड के टर्म्स में जब यूज होता है ना, तो इसका मतलब होता है इट इज दोज गुड्स, दोज सॉफ्टवेयर्स और दोज टेक्नोलॉजीज विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री एप्लीकेशन। तो डुअल यूज का मतलब यह है कि या तो सिविलियन के लिए यूज हो रही है या मिलिट्री के लिए यूज हो रही है। तो डुअल यूज आइटम्स आर those which can be used for both civilians as well as military operations, ठीक है ना? इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इनके अंदर आ जाएंगे, which are also specialized for making drones and chips। आप चिप्स का यूज करके नॉर्मल सिविलियन यूज करोगे और ड्रोन्स का यूज करके आप मिलिट्री यूज करोगे। तो चाइना और जापान के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड फ्रिक्शंस आए और चाइना ने बैन की है एक्सपोर्ट ऑफ डुअल यूज आइटम्स टू जापान दैट कैन बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेज एज वेल। तो उनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि डुअल यूज आइटम का यूज वो मिलिट्री पर्पस के लिए करने लगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो यहां पे हमको डुअल यूज आइटम्स के बारे में सीखने को मिला। अगली न्यूज जो है वो है, यूएस टेक ओवर ऑफ ग्रीनलैंड वुड मार्क द एंड ऑफ नेटो। अब आप सबको पता है कि ग्रीनलैंड वाला जो पार्ट है वो किसको बिलोंग करता है? वैसे डेनमार्क को बिलोंग करता है और सब लोग इसको मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानता ये चीज़। तो ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क एंड ऑल। अब यहाँ पे जो वेनेजुएला में हुआ, आप सबको पता है वेनेजुएला में जो हुआ, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने जा करके वहाँ पे निकोलस मदुरो को उठा लाया और वहाँ का ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? अब ऐसे में उन्होंने वार्निंग दी है ग्रीनलैंड के लिए भी कि हम ग्रीनलैंड का भी टेक ओवर कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड के टेक ओवर के पहले डेनमार्क के जो लीडर हैं, डैनिश प्राइम मिनिस्टर जो है, उनका ये कहना है कि भाई अगर आपने ग्रीनलैंड को टेक ओवर किया दैट वुड मार्क द एंड ऑफ नेटो। नेटो के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। एक शब्द याद रखना, ये मिलिट्री अलायंस है ना? कई बार लिखा रहता है ना कि ये इकोनॉमिक बॉडी है, ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बॉडी है, ये ट्रेड बॉडी है, ये मिलिट्री अलायंस है। एंड इसका एम यही है कि फॉर प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द मेंबर स्टेट्स। टोटल 32 मेंबर्स हैं इसके। और नेटो जो बना था वो नेटो ट्रीटी के थ्रू बना था। वॉशिंगटन कंसेंसस भी कई लोग कहते हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी
ट्रीटी भी बोलते हैं कई लोग इसको। 1949 4 अप्रैल 1949 को ये स्टैब्लिश हुआ था मिलिट्री अलायंस। 4 अप्रैल 1949 याद रखना, मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, लिख के मतलब ये 4 अप्रैल APR 1949, और ये बना था किससे? वॉशिंगटन ट्रीटी से। वॉशिंगटन ट्रीटी से बना था। और इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 5, जो इस जो नेटो ट्रीटी है, नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कॉमन सिक्योरिटी क्लॉज है, जिसमें बोलते हैं कि अगर आपने एक नेटो कंट्री पे अटैक किया तो वो सभी नेटो कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। 32 मेंबर हैं, लास्ट 2 मेंबर जो हैं वो फिनलैंड और स्वीडन है। फिनलैंड 31वां मेंबर था और स्वीडन 32वां मेंबर था, ये भी याद रखना। फिनलैंड 31वां था, स्वीडन 32वां था। 6 नेटो कंट्रीज ऐसी हैं जो रशिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करती हैं, जिनमें से नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये 6 कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं और नेटो कंट्रीज हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। करंट मेंबर स्टेट्स जो हैं वो अभी 32 हैं, जिसमें अल्बानिया, बेल्जियम जो कि फाउंडिंग मेंबर है, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क एक फाउंडिंग मेंबर है, इसलिए देखो यहाँ पे डेनमार्क के बारे में आया था आज, तो डेनमार्क इज अ फाउंडिंग मेंबर। एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, इसके अलावा हंगरी, आइसलैंड, इटली, आइसलैंड भी फाउंडिंग मेंबर है। लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनिग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपको याद रखना है इस न्यूज़ के बारे में। अच्छी न्यूज़ थी, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगली न्यूज़ है वेनेजुएलन पार्लियामेंट स्वेयर्स इन रोड्रिगेज एज इंटरिम प्रेसिडेंट। तो इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में डेल्सी रोड्रिगेज को लिया गया है, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। तो वेनेजुएला की पार्लियामेंट ने डेल्सी रोड्रिगेज को सेलेक्ट किया एज इंटरिम प्रेसिडेंट एंड आफ्टर द डिपार्चर ऑफ निकोलस मदुरो को हटाया गया। तो रोड्रिगेज who has indicated she will cooperate with Washington and she took the oath of office during the ceremony in the National Assembly. उन्होंने ये भी बोला कि हाँ भाई सारे वेनेजुएलन्स के नाम पे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ she said that she was pained over the kidnapping of our heroes in तो कुल मिलाकर के निकोलस मदुरो और जो सिलिया फ्लोरेस हैं उनकी वाइफ, उनको इन्होंने वेनेजुएलन हीरो जरूर बोला है और कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि उनको वापस लाया जाए। अब पता नहीं कितना ला पाएंगे कितना नहीं। अब अमेरिका से लाना तो मुश्किल है, सद्दाम हुसैन भी गए थे वहाँ पे अमेरिका, लेकिन वापस नहीं आए। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। CCI प्रोब फाइंड्स टाटा स्टील, JSW स्टील सेल ब्रीज्ड एंटी ट्रस्ट लॉ। बड़ी न्यूज है, देखो ये न्यूज सुंगड़ी में निकल जरूर रही है, लेकिन ये बड़ी न्यूज है। पहले तो मैं आपको इसमें CCI के बारे में बता देता हूँ। CCI मतलब कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2003 में, और इसके पहले एक्ट आया था 2002 में, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। इसके पहले तक MRTP चलता था, मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव सर्विसेज एक्ट, है ना। MRTP बोलते थे, मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एक्ट। और इसके बाद आया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का। 2003 में वो फोर्स में आया, और ऑपरेशनल ये बॉडी 2003 में, सॉरी, कंपटीशन कमीशन बॉडी 2003 में बनी, एक्ट 2002 में आया, बॉडी 2003 में बनी, लेकिन ऑपरेशनल 2009 से हुई। याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेशनल 2009 से हुई। मिनिस्ट्री इसमें लगती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। कंपोजिशन की बात करें तो चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स होते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। एपिलेट बॉडी जो इसकी है वो है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये एक एपिलेट बॉडी है, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अब हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि JSW जो जिंदल स्टील है, सेल है या टाटा स्टील है, इन लोगों ने मिल करके सप्लाई में कमी की। अब सप्लाई में जब कमी करेंगे तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट क्या होगा कि प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ाने के लिए इन्होंने सप्लाई जानबूझ करके रोका, ये एलिगेशन लगा था और ये सही भी पाया गया है। और CCI की प्रोब में ये निकला है कि हाँ, दे हैव ब्रीच्ड एंटी ट्रस्ट लॉ बाय कोऑपरेटिंग इन होर्डिंग एंड ऑल। होर्डिंग की मतलब रोक के रखा, जब आप सप्लाई रोक के रखोगे तो प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। तो दैट वाज द थिंग विच वाज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज है प्राइवेटाइजेशन एंड पॉलिसी गैप थ्रेटन द इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, बहुत अच्छा। देखो अब इतना बड़ा आर्टिकल था, मैंने इसमें सारा चीजें पढ़ के मार्क करके रखा हुआ है।
तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको आपके साथ ये नोट्स भी शेयर करूँ ना, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब नोट्स अगर चाहिए तो मैं उसको वेबसाइट में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग उसके लिए कमेंट करें और थोड़ा लाइक वाइक करें यार, करें तो मज़ा आए मुझे भी। प्राइवेटाइजेशन एंड पॉलिसी गैप थ्रेटन्स इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अब देखते हैं किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन एंड पॉलिसी गैप। तो यहाँ पर बात चल रही है सबसे पहले क्या क्या गैप्स हैं। तो गैप्स देखो क्या क्या है, आप लोग लिख भी सकते हैं कि हेल्थ केयर में क्या क्या गैप है। पहला फेक मेडिसिन का गैप है। फेक मेडिसिन बहुत ज़्यादा आ रही हैं। गैप है मतलब ये नहीं कि फेक मेडिसिन नहीं आ रही है, फेक मेडिसिन बहुत ज़्यादा आ रही है। देन अनएथिकल क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, कभी एनिमल्स के ऊपर कर दे रहे हैं, कभी इंसानों के ऊपर ही कर दे रहे हैं। देन काउंटलेस पीपल हैव सफर्ड अक्रॉस द कंट्री। रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है इन द नॉन जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज है वो बढ़ती जा रही हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिस कारण से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बढ़ रही हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो पैकेज्ड फूड लोग खाते हैं ना, उस कारण से बहुत ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज भी आ रही हैं। एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग इनटू सिकनेस एंड हेल्थ एंड क्वालिटी हेल्थ केयर जो है इट हैज रिमेन्ड अ प्रिविलेज ऑफ ओनली फ्यू हु कैन अफोर्ड। तो हेल्थ जो हो गया है, हेल्थ केयर जो हो गया है, एक्चुअली इट हैज बिकेम द लग्जरी, इट हैज बिकेम अ लग्जरी। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को ये मिल पा रहा है ना। लीलावती और नानावती और यहाँ वहाँ जो जा सकते हैं उनको तो मिल रहा है, लेकिन जो नहीं जा सकते वो फिर बेचारे मर रहे हैं, है ना। अब प्राइवेटाइजेशन जब होगा, हेल्थ केयर का प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कारण से और ज़्यादा ये वोज बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब ऑथर ने इसके लिए क्या बताया, क्या क्या इश्यूज हैं। तो ऑथर ने बोला जैसे प्राइवेटाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल प्राइवेट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो है ही अपने आप में, वो प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन जैसे, अब देखो अब मेडिकल एजुकेशन अगर प्राइवेट है तो लगभग 40 से 50 लाख की फीस होगी। अब जो बच्चा 40 से 50 लाख की फीस देके पढ़ रहा होगा उसका एम क्या होगा कि भाई 40 से 50 लाख पहले वो रिकवर करे, है ना। तो वो कोई जाकर के गांव में जाकर के फ्री में तो ये नहीं करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है क्लिनिक खोलेगा, पैसा लेगा, सारी चीजें होगा। देन ऑथर ने ये भी बोला कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो रोट लर्निंग का हो गया है, एमसीक्यू सॉल्विंग हो चुका है। अब केवल मतलब आप कॉम्पिटिशन निकालो, एमसीक्यू सॉल्व करके फिर रट रट के एग्जाम निकाल लो तो आप बन जाओगे डॉक्टर। तो एमसीक्यू और केवल रटने के लिए आप हो गया है। इसके अलावा ऑथर ने बहुत सारी चीजें और भी बोली, जैसे कि इसमें अब सारा चेंज कौन कर सकता है, तो डॉक्टर्स चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर्स केवल और केवल अपने आप को डॉक्टर ना समझे। सबसे पहली बात, सोसाइटी में सबसे पहले उनको पता चलता है कि कहाँ इनजस्टिस है। क्यों? क्योंकि देखो उन्हीं को सबसे पहले पता चलेगा कि पॉवर्टी के कारण कौन सा व्यक्ति माल न्यूट्रिशन में आया है। उन्हीं को सबसे पहले पता चलेगा कि एक्सीडेंट में कौन आया, रोड्स खराब है। उन्हीं को सबसे पहले पता चलेगा कि किडनी फेलियर हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, क्या चीज़ है, एयर पोल्यूशन कहाँ पर है, क्या है। तो एक्चुअली देयर वॉइसेस कैरी अ क्रेडिबिलिटी अक्रॉस द सोशल क्लासेस। तो उनकी आवाज़ में एक क्रेडिबिलिटी है। अगर वो कोई चीज़ बोलेंगे ना तो वो एक क्रेडिबिलिटी के साथ बोलेंगे, उनके पास डाटा है, उनके पास एविडेंसेस हैं इन ऑर्डर टू से एनीथिंग। और इसके लिए ऑथर ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया इस न्यूज़ में कि किस तरीके से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो भी एजेंट ऑफ चेंज हो सकते हैं, सोशल चेंज। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया उन्होंने विर्चॉ का, है ना। द नेम इज रुडोल्फ विर्चॉ। ही वॉज अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट। प्राइमरली इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल थ्योरी में है एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। तो इनको मॉडर्न पैथोलॉजी का स्टार्टर भी कहा जाता है। तो विर्चॉ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज ए नॉट ओनली एज अ फिजिशियन, बट 1848 में इन्होंने मेडिकल रिफॉर्म शुरू करवाए। मेडिकल रिफॉर्म नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि मेडिसिन इज अ सोशल साइंस। मेडिसिन इज अ सोशल साइंस उन्होंने बोला, साइंस नहीं बोला, सोशल साइंस बोला। एंड फिजिशियन जो है बेसिकली ही इज द नेचुरल अटॉर्नी ऑफ द पुअर। रुडोल्फ विर्चॉ के व्यू देखो, फिजिशियन इज द नेचुरल अटॉर्नी ऑफ द पुअर। कितनी बड़ी बात है जो ये बोल रहे हैं, है ना। इसके अलावा न केवल ये, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री ली 1861 में एंड जर्मन प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई। तो रुडोल्फ विर्चॉ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, जहां पे डॉक्टर न केवल एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है बल्कि ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी, है ना। और ये जो उन्होंने पार्टी ओपन की थी ना रुडोल्फ विर्चॉ ने, ये ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता था जर्मनी में, ऑटो वॉन बिस्मार्क, उसके अगेंस्ट वो पार्टी उन्होंने खड़ी की थी। तो बहुत बड़ी बात है।
ये रोल इन्होंने केवल जर्मनी में नहीं प्ले किया, मतलब इनके अलावा और साउथ अफ्रीका में डॉक्टर्स ने अपना रोल प्ले किया है जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज किया। तो जैसा इस आर्टिकल में ना कि डॉक्टर सबसे पहले बता सकता है कि कहाँ पॉलिसी में मिस्टेक हुआ है। जो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए कि रोड एक्सीडेंट होगा तो डॉक्टर को पता रहेगा कि रोड खराब है, अगर लोगों को कैंसर ज़्यादा हो रहा है तो उसको पता है कि भाई कहाँ पॉल्यूशन कौन सा बढ़ रहा है, अगर पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन है तो उसको पता है कि कहाँ पॉलिसी खाना नहीं पहुंच रहा है। तो ये डॉक्टर्स का रोल होता है एंड डॉक्टर्स बहुत बड़े एजेंट के रूप में चेंज कर सकते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल भी ऑथर ने दिया डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का। शी हैज बीन अ पावरफुल एग्जाम्पल, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, अ डॉक्टर हु यूज्ड मेडिकल ट्रेनिंग टू चैलेंज द इंट्रेंस्ड डीपली इंट्रेंस्ड सोशल इनजस्टिसेस। वो एक ऐसी डॉक्टर थी जिन्होंने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया टू चैलेंज द डीपली इंट्रेंस्ड सोशल इनजस्टिसेस। इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट विमेन डॉक्टर हैं, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियाज विमेन डॉक्टर्स एंड लेजिस्लेचर्स। सी फॉट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, देवदासी प्रैक्टिस, एक्सक्लूजन ऑफ विमेन फ्रॉम एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वही है कि डॉक्टर एज एन एजेंट ऑफ चेंज कैसे एक्ट कर सकता है, आर्टिकल में था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ है बायो मटेरियल्स। सो व्हाट आर बायो मटेरियल्स एंड हाउ डू दे वर्क। तो पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं बायो मटेरियल्स की। बायो मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, बायो मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच आर डेराइव्ड होली और पार्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है ना, ये ऐसे मटेरियल जो बायोलॉजिकल सोर्सेस से डेराइव किए जाते हैं, आइदर होली और पार्टली यूजिंग इंजीनियर्ड प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, है ना, एंड दे आर डिजाइंड टू रिप्लेस और इंटरैक्ट विद कन्वेंशनल मटेरियल। तो नॉर्मली जो कन्वेंशनल मटेरियल है या तो उनको रिप्लेस करने के लिए इनका बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑब्वियस बात है बायो मटेरियल्स भी मैन्युफैक्चर होंगे लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से या बायोलॉजिकल सोर्सेस से। ठीक है ना। अब बहुत सारे सेक्टर्स में इनका यूज होता है, जैसे पैकेजिंग में हो गया, टेक्सटाइल कपड़े में हो गया, कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, हेल्थ केयर में हो रहा है। तो मेनी सेक्टर्स आर देयर जहां पर ये यूज हो रहे हैं। अब इनको तीन तरीके से कैटेगराइज किया है। तो बायो मटेरियल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। पहला है ड्रॉप इन बायो मटेरियल्स, लिख लीजिएगा आप लोग। पहला इन्होंने टाइप दिया है ड्रॉप इन बायो मटेरियल्स which are chemically identical to petroleum based materials then can be used in existing manufacturing systems। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, केमिकली आइडेंटिकल टू पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स, जैसे कि बायो पीईटी का यूज करने लगे, तो ये ड्रॉप इन होते हैं। ड्रॉप इन मतलब कि पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, उनके आइडेंटिकल होते हैं एंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यूज होते हैं। दूसरा है ड्रॉप आउट बायो मटेरियल्स। ड्रॉप आउट बायो मटेरियल्स मतलब कि केमिकली डिफरेंट एंड रिक्वायर न्यू प्रोसेसिंग एंड ऑफ लाइफ सिस्टम। तो केमिकली वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स एंड दे रिक्वायर डिफरेंट प्रोसेसेस एंड डिफरेंट एंड ऑफ लाइफ एंड ऑल। ठीक है ना, तो ये होते हैं ड्रॉप आउट। तो इसमें पॉलीलैक्टिक एसिड और PLA होता है। देन थर्ड है नॉवेल बायोमटेरियल्स। नॉवेल बायोमटेरियल्स मतलब विच ऑफर न्यू प्रॉपर्टीज, जो कि कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल्स में पाई ही नहीं जाती, नई प्रॉपर्टीज लेकर के आते हैं। जैसे सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स हो गए या बायो एक्टिव इम्प्लांट्स जो होते हैं, एडवांस्ड कंपोजिट्स जो होते हैं, ये सब जो नई प्रॉपर्टीज लेकर के आते हैं उनको कहते हैं हम नॉवेल बायोमटेरियल्स। तो ये 3 तरीके के बायोमटेरियल्स हो गए। अब इंडिया को क्या जरूरत है बायोमटेरियल्स की, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम बायोमटेरियल्स में एक्टिव रोल लेते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे एक्सपोर्ट्स में। डोमेस्टिक पॉलिसी गोल जो हमारा है वेस्ट रिडक्शन का वो भी पूरा होगा, है ना। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक और ये सब हमने बैन किया, तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज भी बायो मटेरियल बनेगा तो सिंगल यूज प्लास्टिक को आप रिप्लेस कर सकते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल से, है ना। दूसरी चीज़ हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनेंगे। एंड बायो मटेरियल सेक्टर जो है जिसमें बायो प्लास्टिक, बायो पॉलीमर्स, बायोडेराइव्ड मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें हैं, वो इंडिया में काफ़ी राइज भी कर रही है। न केवल ये बल्कि उसका वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है, तो हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला आर्टिकल है रीथिंकिंग इंडिया स्किलिंग आउटकम्स। अब यहाँ पर देखो ऑथर ने बोला कि हमारे यहाँ 10 सालों से एक स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2015 में शुरू हुई, 2025 तक अभी तक लगभग 1.4 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास कैंडिडेट्स इन्होंने ट्रेन और सर्टिफाई कर दिए हैं। बट फिर भी भारत में स्किल डेवलपमेंट फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं है यूथ की, है ना। ऑथर ने कहा कि भाई ये पैराडॉक्स कंडीशन है, क्यों, क्योंकि एक तरफ से आप सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्किलिंग प्रोग्राम ऑन करके रखे हुए हो, बट आपके यहाँ स्किल की अभी इतनी कमी क्यों है।
आज भी लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है? अगर आपके यहाँ लोगों को इतनी स्किल है तो एम्प्लॉयबिलिटी क्यों नहीं है उस स्किल का? तो दैट इज द बिगेस्ट पैराडॉक्स जो ऑथर ने कहा है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि स्किल में जो एनरोलमेंट है वो भी बहुत कम है, हमारा एम ज़्यादा है। तो ये कब पूरा हो पाएगा? ये तभी पूरा हो पाएगा जब हम स्किल को हायर एजुकेशन के साथ जोड़ देंगे, स्किल डेवलपमेंट को भी हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग को भी हायर एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, तब जाकर के ये गोल हमारा पूरा होगा। ऑथर ने इसके अलावा ये भी बोला है जो इश्यूज हैं, गैप्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं। तो ऑथर ने सबसे पहले बोला है कि देखो इंडिया में पहले तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा दे आर नॉट वेरी ईगर टू ज्वाइन एनी स्किल डेवलपमेंट कोर्स एंड ऑल। तो ईगर भी नहीं है लोग ज्वाइन करने के लिए, है ना। उनको लगता है कि नॉर्मल जो कन्वेंशनल एजुकेशन है केवल वही काफ़ी है अपने आप पे। हाँ, स्केलेबिलिटी को उन्होंने इतना तवज्जो नहीं दिया है। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है कि इंडिया में जैसे एक स्कीम चल रही है NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तो उससे काफ़ी कुछ पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है, बट अभी भी इसके अनइक्वल इफेक्ट्स हैं। और पर्टिकुलरली जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज जो है वो केवल और केवल सर्टिफाइड स्किल्स को ही मानती हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक स्किल्स को मानती नहीं है। जैसे कि इंडिया में भी एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था SSC, यानी कि सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया गया था, सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाया गया था। सेक्टर स्किल काउंसिल का काम ये था कि इंडस्ट्री फेसिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ उनको जुड़ना था और उनको स्टैंडर्ड्स बनाने थे, रेलिवेंस बनाना था, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने थे। लेकिन आज की जो इंडस्ट्री है, आज का जो एक इंडस्ट्री सेगमेंट है, वो इनके पब्लिक सेक्टर से दिए गए सर्टिफिकेशंस को इतना ज़्यादा तवज्जो अब नहीं दे रहा है। वो तवज्जो किसको दे रहा है? वो तवज्जो दे रहा है भाई माइक्रोसॉफ्ट का किसी ने सर्टिफिकेशन किया है, अमेजॉन वेब सर्विसेज का किसी ने सर्टिफिकेशन किया। तो बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। जैसे सर्टिफिकेशन फ्रॉम AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे सर्टिफायर की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। लेकिन इंडिया में जो SSC सर्टिफिकेशन दे रहा है, भाई स्किल किसी और ने सिखाई, काम कहीं और किया करेगा, और स्किल का सर्टिफिकेट कोई और देता है। इंडिया में सिस्टम ही अलग है ना, अलग अलग तरीके की बॉडी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इश्यूज जो कि हैं, और वो क्रेडिबिलिटी हम नहीं बना पाए, चाहे वो सेक्टर स्किल काउंसिल्स की हो, चाहे वो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का हो। तो ऑथर ने वही कहा है कि हमको क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने की, वी नीड टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी एज वेल, और तभी जाकर के हम कर पाएंगे। इसके लिए ऑथर ने ये भी कहा कि जैसे हमारे यहाँ कुछ इनिशिएटिव्स हैं, PM सेतु जैसा है, सेंट्रल स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ ITIs, एंड इन सब में हम चाहें तो अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ काम कर सकते हैं, और स्किल्स को डिग्रीज के साथ एम्बेड करो। इंडस्ट्री को को ओनर के रूप में लो, ऐसा नहीं लो कि इंडस्ट्री को अलग से कोई बॉडी मत समझो, को ओनर समझो, तभी ये शिफ्ट होगा, तभी ये माइंडसेट भी चेंज होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला एडिटोरियल जो है वो है राइट टू डिस्कनेक्ट। ये है शशि थरूर द्वारा लिखित आज का आर्टिकल, एडिटोरियल। तो अब इसमें आर्टिकल में क्या है, ऑथर ने कहा है कि भैया इंडिया में डिजिटल वर्क क्राइसिस है। डिजिटल वर्क क्राइसिस मतलब कि जो स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, इंस्टेंट कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं, दे हैव ब्लर्ड द बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। वर्क और पर्सनल लाइफ की बाउंड्री रह ही नहीं गई है, वो ब्लर हो गई है। और ये केवल प्राइवेट में नहीं है, तो गवर्नमेंट में भी चल रहा है ये। कॉन्स्टेंट डिजिटल अवेलेबिलिटी जो है, इट हैज़ बिकेम अ साइलेंट एपिडेमिक। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट डिजिटल अवेलेबिलिटी जो है वो एक साइलेंट एपिडेमिक बन गया है, जो कि बर्नआउट और पुअर मेंटल हेल्थ कॉज कर रहा है। पहले तो आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स दो, है ना, ऑफिस में, उसके बाद आप घर में भी आओगे तो आपको अब डिजिटली भी आपसे कम्युनिकेशन होता रहता है। तो दे आर एक्चुअली हार्मिंग द वर्कफोर्स एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा ऑथर ने भी कहा कि 51% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वर्क ओवर 49 आवर्स पर वीक, विच इज सेकेंड हाइएस्ट ग्लोबली। ILO के हिसाब से वर्ल्ड का सेकेंड हाइएस्ट 51% वर्कफोर्स 49 घंटे से ज़्यादा वीकली काम करती है। तो ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 78% एम्प्लॉइज रिपोर्ट बर्नआउट लीडिंग टू फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉशन। ठीक है ना, इसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, ऑब्वियस बात है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा ऑथर ने एग्जांपल दिया ENY 2024 में एक डेथ हुई थी एना सेबास्टियन की, तो विच हाईलाइटेड द डेंजर्स ऑफ ओवरवर्क, है ना, ओवरवर्क के डेंजर्स बताती है। देन वर्क स्ट्रेस जो है वो 10 to 12% ऑफ इंडियाज मेंटल हेल्थ केसेस जो है वो 10 से 12% वर्क स्ट्रेस के कारण होते हैं, मेंटल हेल्थ केसेस।
तो ऑथर ने कहा कि गैप कहाँ पर है, तो ऑथर ने सबसे पहले बताया गैप है भैया हमारे लीगल एंड स्ट्रक्चरल गैप्स हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 जो है वो लिमिट करता है आर फॉर वर्कर्स बट दे एक्सक्लूड मेनी एम्प्लॉयज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल, फ्रीलांसर्स, गिग वर्कर्स, इनको इंक्लूड ही नहीं किया गया है, ठीक है ना। मैनी इंप्लॉयज दे फियर पनिशमेंट फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग आफ्टर आवर्स, मतलब अगर कुछ कई इंप्लॉयज हैं उनको डर लगता है कि भाई अगर मैंने ऑफिस के बाद रिप्लाई नहीं किया अपने बॉस को तो ऑब्वियस सी बात है वो भी उनको भी डर रहता है। तो ऐसे में एक बिल जो आया है प्रपोज्ड राइट टू डिस्कनेक्टेबल, राइट टू डिस्कनेक्टेबल दो चीजें बोलता है। पहला, नो पेनल्टी फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू वर्क कम्युनिकेशंस बियॉन्ड ऑफिशियल आर, ऑफिशियल आर के बाहर वो चाहें तो ना रिस्पॉन्ड करें किसी भी वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन का। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर वायलेशन, अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनना चाहिए। नाउ दिस एम्स टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लेबर कोड्स टू इंक्लूड ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, ट्रीट डिस्कनेक्शन एज अ फंडामेंटल राइट लिंक टू पब्लिक हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड डिग्निटी। ऑब्वियस सी बात है ये जो डिस्कनेक्शन है, राइट टू डिस्कनेक्शन है, इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट विच शुड बी लिंक्ड टू पब्लिक हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड डिग्निटी। ऑथर ने ग्लोबल प्रेसिडेंट्स बताए जैसे कि फ्रांस में 2017, पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दे हैव इनेक्टेड सिमिलर लॉज, इन कंट्रीज में सिमिलर लॉज हैं। दीज नेशंस रिक्वायर कंपनीज टू सेट क्लियर आफ्टर आवर बाउंड्रीज, आफ्टर आवर बाउंड्रीज क्लियरली होनी चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी होनी की चाहिए। अगर आप यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी नहीं बना रहे हो तो मतलब आप सीरियस नहीं हो इस चीज़ को लेकर के, तो ऐसा है आपको एक प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए। ऑथर ने यह भी कहा है कि भाई प्रेजेंटेइज्म जो है यानी कि बीइंग अवेलेबल से ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए, कि आप सारा दिन यही जुगाड़ में मत रहो कि लोग दिखते रहें, है ना। तो दैट इज द कोर मैसेज राइट टू डिस्कनेक्ट का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, अच्छा लगा होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ COP30 बेलेम ब्राजील में होता है। ऑथर ने देखो इस आर्टिकल में केवल इतना कहा गया है कि केवल और केवल जो क्लाइमेट चेंज में लोग फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो लोगों को ग्रासलैंड के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सिंपल सी बात है, ग्रासलैंड भी उतने ही डिग्रेडेड है जितने की फॉरेस्ट, तो लोग पता नहीं क्यों ग्रासलैंड में को ध्यान नहीं दे रहे हैं COPs में। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। एक न्यूज़ थी AQI के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो 8 कौन कौन से होते हैं। PM 2.5 पहला, PM10 दूसरा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीसरा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड चौथा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड पांचवा, O3 ओजोन छठवां, NH3 अमोनिया सातवां, लेड PB आठवां। इसके अलावा नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में 12 होते हैं, जिसमें से 8 तो यही वाले हो गए और बाकी के 4 हो गए आपके आर्सेनिक AS, देन निकल NI, देन बेंजोपायरीन एंड बेंजीन। तो आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरीन, ये 4 और याद रखना, तो एम्बियंट एयर क्वालिटी 12 हो जाता है उसमें, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और एक टॉपिक था आई थिंक आदित्य L1 मिशन का। तो आदित्य L1 आप सबको पता होना चाहिए। आदित्य L1 मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को। एंड आदित्य L1 बेसिकली टू स्टडी द सन को स्टडी करने के लिए इसरो का मिशन है इनटू द हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1। तो एक हेलो ऑर्बिट है, वहाँ गया था ये मिशन। सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1, सन और अर्थ के बीच का जो लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पॉइंट है, वैसे कितने लैग्रेंज पॉइंट है अगर आप बता सकें स्टेबल और अनस्टेबल कौन कौन से हैं तो दैट वुड बी गुड। और आदित्य L1 जो है इट वुड प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना कि अभी न्यूज़ ये है कि बेसिकली इसरो ने प्रपोजल मंगाए हैं इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा कि वो आदित्य L1 के डेटा को एनालाइज करें। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।